नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें और आप लोग शाम 7 बजे डेली लाइव आ जाया करें। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें फटाफट जल्दी से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, रोधन पदार्थ का क्या होना आवश्यक होता है। ऑप्शन है लो परमिटिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डी है ऑल ऑफ दीज। देखिए जो रोधन पदार्थ होता है उसके लिए निम्न प्रावैद्युतांक भी होना जरूरी है, उच्च प्रतिरोधकता भी होना जरूरी है, उच्च प्रावैद्युत सामर्थ्य का होना भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर फॉर क्लास एच इंसुलेटिंग मटेरियल इज, एच वर्ग के रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान कितना होता है। ऑप्शन 160 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो एच वर्ग का जो रोधन पदार्थ होता है उसका जो सुरक्षित तापमान रहता है वह हमारा 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री सेल्सियस। अदर का देख लें तो देखिए यहाँ पे जो रहता है, जो वाई वर्ग का रहता है इसका 90 डिग्री होता है सेल्सियस, और जो ए रहता है 105 डिग्री सेल्सियस रहता है, ई रहता है आपका 120 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापमान, और जो बी रहता है ये 130 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एफ रहता है 155 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एच रहता है वह 180 डिग्री होता है, और जो सी रहता है 180 डिग्री सेल्सियस से एबव। तो आपको पता होगा कि जो सब सर्वाधिक सुरक्षित तापमान वाला मतलब किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है किस वर्ग का रोधन पदार्थ का, तो वह आपका सी वहाँ पे टिक करेंगे। किसी वाले का क्या होता है कि रोधन पदार्थ का जो सर्वाधिक सुरक्षित टेम्परेचर होता है वह हमारा सी वर्ग का होता है, और सबसे कम किसका होता है तो यहाँ पे वाई का होता है, और सबसे ज़्यादा 180 यहाँ सी वर्ग का होता है, 180 से ज़्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग इन हाई वोल्टेज केबल इज, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ क्या है। ऑप्शन है टेफ्लॉन, अंतर्भरित कागज, रबड़, पीवीसी। तो देखिए उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु जो साधारणतः इम्प्रिग्नेटेड पेपर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रिग्नेटेड पेपर प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में प्रायः विद्युत रोधी तेल संसेचित कागज का प्रयोग किया जाता है। निम्न वोल्टता केबलों में कागज, वार्निश शक्ति, कैम्ब्रिज तथा वल्कनित विटुमिन आदि का प्रयोग किया जाता है। हिलने डुलने से होने वाली हानि को रोकने के लिए वार्निश कैम्ब्रिज के टेप के साथ पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, मरकरी, ग्लास। तो प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका ग्रेफाइट होता है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा अलाइन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है, उसे हम लोग चुंबकशीलता एक से कम होती है, इसकी जो चुंबकशीलता होती है अलाइन हो जाता है, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा अलाइंड हो जाता है, उसे हम लोग प्रति चुंबकीयशीलता कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द लाइन वोल्टेज इन थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन, त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टता क्या होती है। तो देखिए त्रिकला डेल्टा संबंध में जो लाइन वोल्टता होती है यह आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है कि सेम एज द फेज वोल्टेज। डेल्टा वाले में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जो धारा होती है लाइन धारा या फेज धारा की 3.5 गुना, सॉरी √3 गुना होता है। इसमें जो लाइन धारा होती है फेज धारा की √3 गुना होती है, मगर जो वोल्टेज होता है यह लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में।
छठा नंबर का क्वेश्चन है, तीन संधारित्रों की जो धारिता अनुपात है वह 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनके आर पार की जो वोल्टता का अनुपात है वह 3:2:1 है, तो संधारित्र में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना होगा। देखिए ऊर्जा भंडारण का सूत्र क्या होता है कि ऊर्जा होता है हाफ CV² होता है ना, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ से इसी के रेशियो में हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है कि धारिता का अनुपात 1:2:3 दिया है, वोल्टेज का अनुपात 3:2:1 दिया है। इनमें संधारित्र की ऊर्जा भंडारण का जो अनुपात होगा हाफ C1V1 हो गया है, फिर रेशियो 1/2 C2V2 हो जाएगा, रेशियो 1/2 C3V3 होगा। यहाँ पे 2 से 2 सब कट जाएगा, इसके बाद C1 का मान रख देंगे 1 रखेंगे, C2 का मान जो है ये हमारा 2 है तो 2 रखेंगे, C3 का मान 3 रख देंगे। वोल्टेज C1 का मान कितना है, V1 का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब मान पुट करेंगे तो 9, 8 और 3 का रेशियो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, निम्न में से किस में उच्च चालकता होती है। ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो जिसमें उच्च चालकता होती है वह हमारा सिल्वर होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, कितना होती है, ये होता है 6.3 × 10⁻7 इतना होता है। देखिए यहाँ पे दिया है S/m में 20 डिग्री सेल्सियस पर। चांदी की सबसे ज़्यादा होती है यानी कि सिल्वर, तांबे का उसके बाद कम होता है उससे, फिर सोने का उससे कम, एल्युमिनियम का उससे कम और सबसे कम यहाँ पे लोहा का होता है। आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर, किस मटेरियल के पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होता है वह हमारा कॉपर रहता है। देखिए किसका है कि कॉपर होता है, वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। कॉपर का कितना यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर का जो होता है वह हमारा टेम्परेचर होता है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो लेड है यानी कि शीशा है, शीशा का होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो टिन है, टिन का होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए सीरीज सर्किट हैविंग रजिस्टर ऑफ 35 ohm एंड 15 ohm, if a battery of 5 volt is connected across the combination, what is the voltage drop cross 15 ohm। 35 ओम और 15 ओम प्रतिरोधक वाले श्रेणी परिपथ में अगर 5 वोल्ट बैटरी संयोजन पर लगा है तब 15 ओम में वोल्टता पात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टता पात होगा यह कितना हो जाएगा, यह हमारा 1.5 वोल्ट आएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 35 ओम और 15 ओम का हमारा सीरीज कनेक्शन में जुड़ा था, और जो बैटरी को वोल्टेज दिया था ये हमारा 5 वोल्ट दिया ही था, और कह रहा था कि 15 ओम वाले में वोल्टता पात कितना होगा। तो देखिए 15 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, जिसके निकालना है तो 15 बटा कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 35 + 15 इंटू इसी में हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध निकालना, यहाँ पे ये 15 इसका निकालना 15 के क्रॉस, तो हम लोग 15 बटा क्या कर देंगे इन दोनों का योग, क्योंकि श्रेणी में है तो श्रेणी में 35 + 15 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा हमें 75/30। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए नोड हैविंग 3 ब्रांचेज इफ द currents entering the node are 2 ampere and 5 ampere, then as per Kirchhoff's current law the value of current leaving the node is। 3 शाखाओं की संधि में अगर संधि में प्रवेश करने वाली धारा 2 एम्पियर है और 5 एम्पियर है तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार संधि से निकलने वाली धारा का मान कितना होगा।
तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कह रहा है कि 3 शाखाओं के संग प्रवेश करने वाली 2 एम्पियर और 5 एम्पियर हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 एम्पियर और है 5 एम्पियर। अगर ये प्रवेश कर रहा है, ये आपका एक 2 एम्पियर का है और एक 5 एम्पियर का है, तो कह रहा है तो संधि से निकलने वाली धारा का मान कितना हुई। ये धारा हम लोग मान ले रहे हैं अगर यक्स, तो हम लोग जानते हैं कि धारा का नियम जो होता है किरचॉफ का, कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आने वाली धारा एक संधि के पास जो आने वाली धारा कितनी है, आपका 2 ओम है और 5 ओम है, तो ये हो जाएगा कितना 7 ओम। तो 7 ओम आने वाली है, तो जाने वाली कितनी हो जाएगी 7 ओम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 7 एम्पियर होगा, यहाँ पे एम्पियर है ना, धारा है, तो 7 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। देखिए ये बिहार TGT 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, द थिक इंसुलेशन पेपर शुड एक्सटेंडेड बियॉन्ड ईच एंड ऑफ द आर्मेचर कोर एंड इट इज यूज्ड इन बिटवीन द स्लॉट्स लाइनर एंड वेज, दिस इज कॉल्ड। कहना यहाँ पे चाह रहा है कि मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है कॉइल सेपरेटर, डाई इलेक्ट्रिक सेपरेटर, कॉइल इंसुलेशन, पैकिंग स्ट्रिप। तो मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम लोग पैकिंग स्ट्रिप कहते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पैकिंग स्ट्रिप। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IEEE द मिनिमम साइज ऑफ मेन अर्थिंग लीड टू बी यूज्ड फॉर कंट्रोल पैनल शुड नॉट बी द लेस देन। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किसी कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह हमारा 8S स्टैंडर्ड वायर गेज कापर और GI वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज का मान जितना अधिक होगा वायर पतला होता जाएगा, मतलब जिसका SWG का मान ज़्यादा होगा वह तार उतना ही पतला होगा और जितना कम SWG का मान होगा वह तार उतना ही मोटा होगा। PVC का पूर्ण रूप क्या है, जो कि आपको पता होगा। PVC मतलब होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह आपका UPPCL TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, UPPCL TGT 2 24 जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है। ऑप्शन है सोना, तांबा, फाइबर, पीतल। सभी लोग कमेंट करें। विद्युत रोधी जो पदार्थ है यह हमारा फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है कि वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है वह हमारा विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। सामान्यतः यह पदार्थ आध्यात्मिक होते हैं और प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्युत रोधी पदार्थ जैसे आपके अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, बैकेलाइट, PVC, ये सब हैं विद्युत रोधी पदार्थ। 17 नंबर क्वेश्चन है, LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण किस पर किया जाता है, यानी कि लो टेंशन। LT मतलब होता है आपका लो टेंशन केबल के इंसुलेशन का जो परीक्षण जो किया जाता है यह 1100 वोल्टेज पर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लो टेंशन केबल के इंसुलेशन का परीक्षण 1100 वोल्ट पर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए UPPCL TG2 का सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग यहाँ पे डेली 7 बजे शाम को आ जाया करें लाइव। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। तो वांछित खाई कितनी होती है, ऑप्शन है 2 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर, 0.9 मीटर। तो किसी 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई जो होती है यह 0.9 मीटर होती है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.9 मीटर।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को यहाँ पर लाइव क्लासेज यहाँ पे चलाई जाती हैं, आप लोग इसमें ज़रूर भाग लें और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन है 0.75 से 1%, 0.1 से 0.5%, 1 से 2%, 1.5 से 2.5%। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील रहता है इसमें जो कार्बन की परसेंटेज रहती है यह 0.75 से 1% के बीच रहती है। लो कार्बन स्टील में 0.05% से 0.25% तथा कार्बन इनर रहता है तथा 0.4% मैग्नीज, इसे हम लोग माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। बीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है निरंतरता परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, बुर्रे लूप परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। तो अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है मुर्रे लूप परीक्षण। तो केबल के भू प्रदोष तथा लघुपथित यानी कि शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए मुर्रे लूप टेस्ट या वार्ले लूप टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। ब्लेवियर टेस्ट का प्रयोग प्रायः एकल क्रोड केबल के भू प्रदोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सभी लूप टेस्ट यानी कि पास परीक्षण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 24 जनवरी 2019 का, कि कम्यूटेटर खंड को इंसुलेटेड करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अभ्रक इंसुलेशन, कपड़ा, फाइबर, पेपर, वार्निश। तो कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वह हमारा अभ्रक इंसुलेशन रहता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक इंसुलेशन। कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग दिष्ट धारा मशीनों में करते हैं। यह हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट यानी कि कठोर कर्षित कॉपर सेगमेंट का बनाया जाता है। कम्यूटेटर का कार्य जनित्र में एसी को डीसी में तथा मोटर में डीसी को एसी में करने का होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जीआई, तांबा, नाइक्रोम, पीतल। तो घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वह नाइक्रोम रहता है। जैसे कि आप लोग हीटर यूज करते हैं तापन के लिए, तापने के लिए, वही है। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम यूज करते हैं। यह यूपीपीसीएल TGT 2 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि केबल के जोड़ों के लिए लक्स किस सामग्री के बने होते हैं? तो लक्स किस सामग्री के बनाए जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है टिन और पीतल, एल्युमिनियम और तांबा, चांदी और तांबा, निकिल और टिन। तो जो लक्स रहते हैं यह एल्युमिनियम और तांबा का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। केबल के जोड़ों के लिए पकड़े अर्थात लक्स एल्युमिनियम और तांबा से बना होता है। केबल के तारों को किसी टर्मिनल पर कस देने से बना जोड़ ढीला हो जाता है जिस पर स्पार्क होने लगता है, जिससे जोड़ व टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं। अतः केबल के क्रोड के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका या वेल्डर या दाब से स्थापित की जाती है जिसे हम लोग लक्स कहते हैं। यह तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कितने कोर का होना चाहिए? ऑप्शन है 3 कोर, डबल कोर, 4 कोर, 3.5 कोर। तो 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए जो केबल होना चाहिए यह 3.5 कोर का होना चाहिए। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3.5 कोर का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले ईयर का। तो देखिए शक्ति केबलों को सामान्यतः निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: क्रोड की संख्या के आधार पर, वोल्टता के आधार पर, संरचना के आधार पर। अतः क्रोड संख्या के आधार पर केबल सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर तथा 3.5 कोर यानी कि 3.5 कोर आदि रूपों में उपयोग होती हैं, जिसमें से 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल हम लोग यूज करते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो इस सीमा को हम लोग बोलते हैं उच्च वोल्टेज। जो 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच रहता है उसे हम लोग उच्च वोल्टेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम लोग कैसे बंटवारा किए रहते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। देखिए अगर 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक है तो हम लोग उसे लो वोल्टेज का नाम देंगे। अगर 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक है तो उसे हम लोग मीडियम वोल्टेज का नाम देंगे। अगर 650 से 33,000 वोल्ट तक है तो उसे हम लोग हाई वोल्टेज कहेंगे। अगर 33,000 से ऊपर है तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का नाम देंगे। तो ये रेंज आप लोग याद रखिएगा कि किस किस रेंज तक को हम लोग कौन कौन से वोल्टेज का नाम देते हैं। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सब अपना रेंज याद कर लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सौर बैटरी रहता है इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको यूपीपीसीएल से ही मिलेंगे। तो देखिए जो सौर बैटरी में हमारा क्या यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोलर सेल एक अर्धचालक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें अर्धचालक सामग्री के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक का वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका यूज उपग्रह में, घरों की लाइट में, पानी आदि को गर्म करने के लिए किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वायु कोठरिका को तेल से भरना, पदार्थ के पृष्ठ को आच्छादित करना, वायु कोठरिका बनाना, डी है आपका पदार्थ को जंग से बचाना। तो देखिए विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का जो उद्देश्य होता है इसका होता है वायु कोठरिका को तेल से भरना। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वायु कोठरिका को तेल से भरना। तेल से भरने के बाद पदार्थ की जो होती है, पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है और पानी प्रभाव कम पड़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन है किन तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। ऑप्शन है कागज रोधित, तेल रोधित, पटलित यानी कि लेमिनेटेड, डी है आपका पीवीसी रोधित। तो देखिए जो होता है हमारा कागज रोधित तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में करते हैं। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। पेपर विद्युत रोधन के गुण क्या होते हैं, कागज रोधन के विद्युत रोधन का गुण होता है उच्च विद्युतशीलता होती है, उच्च विद्युत रोधन क्षमता होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है, आर्द्रता से प्रभावित होता है। लेकिन पेपर विद्युत रोधन का उपयोग उपरोक्त गुणों के कारण बड़े ब्लॉक के संचरण व वितरण में विद्युत रोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी मुख्य कमी यह है कि यह आर्द्रता से प्रभावित होता है, यही इसका मुख्य कमी है, तथा नमी धारण कर लेती है। इसके बचाव के लिए हम लोग तेल संसेचित पेपर का प्रयोग करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएल TG2 के। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा कि वेल्टेड केबल्स का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 20,000 वोल्ट। तो बेल्टेड केबल का उपयोग 22 किलो वोल्ट तक किया जाता है तथा स्क्रीन्ड केबल का उपयोग 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 22,000 वोल्ट तक किया जाता है बेल्टेड केबल का उपयोग, तथा जो स्क्रीन्ड केबल का उपयोग रहता है हम लोग 66 किलो वोल्ट तक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर संबंधन यानी कि कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है। ऑप्शन है तो यहाँ पे देखिए कि 3 कोर तार में जो पीवीसी रोधन का जो रंग होगा वह लाल, पीला और नीला होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लाल, पीला और नीला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखिए 31 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरण को सूचीबद्ध करता है। तो देखिए वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले रोधन पदार्थ हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं वह अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास होता है। तो अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर का जो कार्यकारी तापमान होता है यह हमारा 130 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये भी याद रखिएगा। रोधन क्या है, यानी कि इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ऑप्शन है कम्यूटेटर, आर्मेचर, कंडक्टर, क्षेत्र कुंडलन। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित तार जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर या चालक तार कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंडक्टर या चालक तार कहते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हो रही तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वह हमारा 29 होता है और एक परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो वही हमारा है परमाणु क्रमांक, इसका 29 होता है। और इसमें आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में क्या होता है। तो देखिए, जो संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में क्या होता है कि संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्च होती है और जो चालकता होती है हमारी निम्न होती है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता व निम्न चालकता। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 नंबर के। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीमनी किसका एक उदाहरण है। तो देखिए, जो एंटीमनी रहता है ये हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे अनुचुंबकीय बारे में थोड़ा और हम बता देते हैं कि एंटीमनी, देखिए कि एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थ है क्या, तो वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी जो परमेबिलिटी होती है एक से थोड़ी अधिक होती है और इनकी जो चुंबक की संवेदनशीलता होती है हमारा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनुचुंबकीय होता है एंटीमनी। 36 नंबर क्वेश्चन है, केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो कम नहीं होना चाहिए 5/8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कंड्यूट में आग की लपेटें गैस वाष्प को प्रवेश से रोकने के लिए कंड्यूट सील का प्रयोग हम लोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिल्वर, तांबा, पोर्सेलिन। तो आपको पता हो कि जो पोर्सेलिन रहता है यह हमारा कुचालक पदार्थ है, सुचालक नहीं है। एल्युमिनियम, सिल्वर और ये तांबा ये हमारा सुचालक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है कागज, वार्निश, कैम्ब्रिक, रबर, प्लास्टिक। तो जो टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त रहता है वह वार्निश कैम्ब्रिक रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वार्निश कैम्ब्रिक जो रहता है यह संसेचित सूती कपड़ा होता है जिस पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार के विद्युत रोधन को इम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो वैद्युतशीलता होती है वह 2.5 से 3.8 तक होती है और जो प्रावैद्युत सामर्थ्य रहता है ये हमारा 4 किलोवोल्ट पर mm होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैक्स एंड कंपाउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। निम्न में से कौन वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है एबोनाइट, एस्बेस्टस, बैकेलाइट, डी है पैराफिन वैक्स। तो जो वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है वह पैराफिन वैक्स रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है। ऑप्शन है रेशा यानी कि फाइबर, अभ्रक यानी कि माइका, चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सिलिन, डी है बैकेलाइट। तो जो अभ्रक रहता है, अभ्रक उच्च प्रावैद्युत क्षमता युक्त रोधी पदार्थ होता है। अभ्रक एक पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है।
यह ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है जो भार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैद्युत ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज द वेरी रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड फायर हैजर्ड। निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन है फाइबर ग्लास माइका सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल। तो जो विद्युत पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है वह सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल रहता है। और तो सिंथेटिक विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युत रोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मरों में करते हैं। फाइबर एक अच्छा कुचालक है, यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम आता है। और जो ग्लास है, ग्लास पर जंग, नमी, तेजाबाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इंसुलेटर, बल्ब, इंडिकेटर, मीटरों के ऊपर ग्लास चढ़ाए जाते हैं। और जो माइका है, तो माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी यानी कि इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है यह 90 डिग्री सेल्सियस होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हमारे डीएमआरसी मेंटेनर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का है, 10 अप्रैल 2018 में आया था मॉर्निंग में। 43 नंबर क्वेश्चन है डीएमआरसी का, ये भी क्वेश्चन है, रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियों जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं, जो कौन सी सामग्री हैं? यह जो सामग्री रहती हैं यह तरल रोधक सामग्री होती हैं। तो रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियों जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं वह तरल रोध सामग्री हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ यानी कि संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है डीसी मोटर में, इन्वर्टर में, कन्वर्टर में, ट्रांसफार्मर में। तो जो फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं यह ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में यूज इनका किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इनेमल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डबल कॉटन कवर्ड तार, सिंगल कॉटन कर्व तार, सिंगल सिल्क कवर्ड तार, सुपर इनेमल्ड तार। तो इनेमल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे को तारों को सुपर इनेमल्ड तार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सुपर इनेमल्ड तार कहा जाता है। एनील्ड किया हुआ तांबे का चालक सामान्यतः आकार में गोलाई व लंबाई लिए होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे सुपर इनेमल तांबा तार, सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार, दोहरी सूत आवरणित तार, एकल सिल्क आवरणित तांबा तार, दोहरा सिल्क आवरणित तांबा तार, पीयूसी तांबा तार। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्न में से कौन सा अवरोधी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अभ्रक कागज, क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका, फाइबर प्लग, चमड़ा, तेल। तो पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिका और ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। फाइबर प्लग विद्युत का अच्छा कुचालक होता है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है यह उच्च होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? तो ठोस इंसुलेटिंग जो सामग्री रहता है यह रबर होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक यानी कि सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? ऑप्शन है असफाल्ट, अभ्रक, क्वार्ट्ज, बेकेलाइट, लाह यानी कि लाख या तेल। तो इनमें से जो संश्लिष्ट रोधक यानी कि सिंथेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल है वह बेकेलाइट, लाह, तेल है। बेकेलाइट एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, इसका उपयोग स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड,
सॉकेट विद्युत वायरिंग फिटिंग आदि की सामग्री तैयार करने में किया जाता है। इसे गर्म करके सांचे में ढालकर आवश्यक रूप दिया जाता है। इस प्रकार यह ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक यानी कि माइका की प्रावैद्युतिक शक्ति की सीमा कितना है। तो ये जो रहता है रेंज रहता है 20 से 40 किलोवोल्ट पर mm होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह नरम पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनेमल वार्निश कोटिंग वायर ए कॉपर वायर। निम्नलिखित में से किसमें कॉपर के तार के रूप में एक इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन है इनेमल तार, पीवीसी तार, कॉटन तार, लचीला तार। तो जिसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है वह इनेमल्ड वायर रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनेमल्ड तार के ऊपर इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है। पीवीसी एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। फ्लेक्सिबल वायर जो होता है, फ्लेक्सिबल वायर अस्थायी वायरिंग में काम आते हैं। इस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है द शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ XLPE कॉपर केबल इज गवर्नड बाय। तो XLPE कॉपर केबल की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है। इसका जो शासन होता है शासित यह कंडक्टर इम्पेडेंस द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंडक्टर प्रतिबाधा। तो XLPE केबल का जो पूरा नाम जो होता है यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल है। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है। कितना होता है यह 66 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द पीवीसी केबल फॉर एप्लीकेशन अप टू 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज इज। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है। इसकी जो आचार संहिता है यह IS 694 और 1990 है। IEC 60/7 फिर है 1979। 53 नंबर क्वेश्चन है फॉर सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस causes due to electromagnetic interference the panels are interconnected by। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किसके साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन है बॉन्डिंग ब्राइड, केबल वायर, केबल शील्डिंग, अर्थिंग वायर। तो ये हमारे जुड़े होते हैं बॉन्डिंग ब्राइड से। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स ब्राइडिंग बार्डिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज टू प्रोटेक्ट फार्म। विद्युत उपकरण के इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है। तो ये जो रहता है यह हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से सुरक्षा करना रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। 55 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परमिसिबल शॉर्ट सर्किट करंट अप्रॉक्सीमेट फॉर 1 सेकेंड ऑफ ए XLPE कॉपर केबल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर mm। तो 16 mm स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट कौन सा होता है, 2290 एम्पियर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क CPWD 2013 है ए चार्ज इज रेटिंग फैक्टर
ऑफ ए कंडक्टर विथ ए रेंज इन टेम्परेचर। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? ऑप्शन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पे हमारा 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन वाला सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल? केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए केबल का जो सर्ज प्रतिरोध होता है यह 50 ओम होता है। 40 से 60 ओम, अगर कभी कभी यहाँ पे मिल जाएगा 40 से 60 ओम रेंज मिल जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो यह रहता है हमारा 230 आवेग 400 वोल्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी? निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? तो यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की जो रक्षा करता है वह आर्मरिंग रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्मरिंग। 60 नंबर क्वेश्चन है, चूज द टाइप ऑफ केबल यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। ऑप्शन है राउंड फ्लेक्सिबल केबल, सबमर्जिबल फ्लैट केबल, सील्डेड केबल, आर्मड केबल। तो देखिए कि घरेलू उपकरणों के लिए जो केबल प्रयुक्त किया जाता है वह हमारा राउंड फ्लेक्सिबल केबल रहता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, राउंड फ्लेक्सिबल केबल। 61 नंबर क्वेश्चन है, चूज द टाइप ऑफ ए केबल, सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एन एल्युमिनियम केबल टू ए कॉपर बस बार। एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला लग के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन है बाई मेटालिक केबल लग, इंसुलेटेड स्लीव प्लग, बाई मेटालिक केबल कनेक्टर, डी है कॉपर लग। तो एल्युमिनियम केबल को बस बार से पकड़ने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला लग होता है ये हमारा बाई मेटालिक केबल लग रहता है। तो बाई मेटालिक केबल लग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कॉपर लग का प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक यानी कि कंडक्टर की संख्या को बताती है? तो जो हमारी पहली संख्या रहती है यही सुचालक के यानी कि कंडक्टर की संख्या दर्शाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? ऑप्शन है सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, प्योर वाटर। तो विद्युत का जो कमजोर चालक रहता है ये हमारा प्योर वाटर क्या है, हमारा विद्युत का कमजोर चालक है। सिल्वर, एल्युमिनियम और तांबा विद्युत के अच्छे चालक हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, जिसके कारण यह विद्युत का कमजोर चालक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एम्पायर टेप इज यूजुअली मेड ऑफ। एम्पायर टेप किसका बना होता है? तो देखिए जो एम्पायर टेप बना होता है ये हमारा वार्निश कैम्ब्रिक का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वार्निश कैम्ब्रिक। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक केबल इज, एक केबल में क्या होता है? तो देखिए एक केबल में क्या होता है कि इस प्रकार के दो या अधिक चालकों को एकल विद्युत रोधी चालक की लंबाई, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर यानी कि सिंगल आर स्टैंडर्ड ऑफ 2 और मोर सच कंडक्टर। एक केबल में एक चालक या दो से अधिक चालक होता है जो कि एक दूसरे के आपस में विद्युत रोधी आवरण से ढके होते हैं। इसके ऊपर लेड शीथ, तत्पश्चात स्टील टेप आर्मर तथा सर्विंग प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि केबल कर्णकों यानी कि लक्ष्य को और क्या भी कहा जाता है? ऑप्शन है केबल एंड, केबल कवर, केबल बैंड, केबल सूज, जिसे हम लोग बोलते हैं केबल सूज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केबल सूज। 67 नंबर क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर ऑन द कंडक्टर इन केबल्स डिपेंडेंट अपॉन। केबलों के चालक
प्ररोधन स्तर की मोटाई किस पर आश्रित रहती है? ऑप्शन है रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट। तो केबल के चालक प्ररोधन स्तर की जो मोटाई रहती है वोल्टेज पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा वोल्टेज। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षित प्रवैद्युतांक 4 है। यदि अपेक्षित प्रवैद्युतांक 2 रखने से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता कितनी होगी? तो इसकी धारिता जो होगी यह 1/2 हो जाएगी। कैसे होगी आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है केबल की धारिता प्रवैद्युत के समानुपाती होता है, अतः 4 के स्थान पर 2 पर प्रवैद्युत धारिता आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आधे फार्मूला जो यूज करते हैं फार्मूला हमारा यही रहता है। ये फार्मूला यानी कि C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर के हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग C1 C2 ऐसे निकाल लेंगे। C1 अपन C2 इक्वल टू पहले वाले का E एप्सिलॉन R1 बटे एप्सिलॉन R2। फिर यहाँ पे C1 अपन C2 इक्वल टू 4/2 यानी कि ये हमारा 2 आ जाएगा। तो C2 अपन C1 का मान था तो यह 1/2 आया। तो C2 का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/2 C1 आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ सिंगल कोर केबल हैविंग ए कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इंसुलेशन थिकनेस ऑफ 0.859 सेंटीमीटर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज 6 इंटू 10⁻40 ओम सेंटीमीटर। 1 मीटर चालक व्यास तथा 0.859 सेंटीमीटर विद्युत रोधन मोटाई युक्त 1 मीटर लंबे केबल कोर केबल के विद्युत रोधी प्रतिरोध का ज्ञात करें। विद्युत रोधी पदार्थ का आपेक्षिक प्रतिरोध 6×10⁻14 ओम सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा 0.954 इंटू 10⁻12 ओम होगा। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए यही फार्मूला यूज करेंगे कि R इक्वल टू ρ/2πl log R2 अपन R1। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.954 इंटू 10⁻12 ओम। 71 नंबर क्वेश्चन है, द वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर इज इंडिपेंडेंट। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो मुक्त रहता है यह टाइप ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए सिंगल कोर केबल आर 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS एंड 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS रिस्पेक्टिवली। इफ द कंडक्टर डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर द इंसुलेशन थिकनेस इज। सिंगल कोर केबल के प्रवैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल स्ट्रेसेस क्रमशः 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS और 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS है। यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी? तो इसकी जो मोटाई होगी तो यह मोटाई होगी 5 सेंटीमीटर। कैसे होगी ये देखते हैं। तो देखिए ये दिया है तो ग्राउंडेड है, मैक्सिमम ग्राउंडेड वाले का कितना है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है और जो मिनिमम वाले का है 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है। और जो फार्मूला होता है 2V/log D बेसी D2 कैपिटल D अपन स्मॉल d हो जाएगा। फिर इनका जो रेशियो आएगा G मैक्स अपन G मिनिमम का, तो ये हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग इन ग्राउंड फॉर ए 1.1 किलोवोल्ट XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल ऑफ नॉमिनल कंडक्टर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर mm। 10 mm स्क्वायर के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलोवोल्ट XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या है? ऑप्शन है 55 एम्पियर, 50 एम्पियर, 45 एम्पियर, 40 एम्पियर। तो इसके लिए क्या आता है हमारा 55 एम्पियर आता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट केबल इंड टू ए डिवाइस
इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द केबल एंड ऑफर स्ट्रेन रिलीफ। किसका उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है? यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। ये जो रहता है यह रहता है हमारा क्या, केबल ग्लैंड रहता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केबल ग्लैंड। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किया जाने वाला संवहन सामग्री क्या है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, टिन और लोहा। तो यहाँ यह हमारे डीएमआरसी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया था। तो विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किया जाने जो संवहन सामग्री रहता है वह तांबा रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तांबा। तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल के डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस और 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस से कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगी? तो देखिए इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, मान लें कि 5 का प्राकृतिक लघु गुणक 1.6 0.94 है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह हमारा आएगा 80.5 किलोवोल्ट आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है जी मैक्स का मान दिया है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, व्यास आपका 2 सेंटीमीटर दिया है इसका, जी मिनिमम का 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है और जी मैक्स अपन जी मिनिमम कैपिटल डी अपन स्मॉल डी होता है। इससे हम लोग कैपिटल डी का मान निकाल लेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इंसुलेशन थिकनेस निकालने के लिए क्या किए जाते हैं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 फार्मूले से निकाल लेंगे इंसुलेशन थिकनेस। फिर यहाँ पे जी मैक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 2v अपन स्मॉल डी लॉग ई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इस मान को हम लोग पूरा इससे निकाल लेंगे v का मान, यह लगभग 80.5 किलोवोल्ट या आसपास आ जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कवच युक्त केबल के क्या लाभ हैं? तो देखिए जो कवच युक्त केबल रहता है इसका लाभ क्या है? ऑप्शन है यह उच्च प्रभाव को बनाए रख सकती है, बिल्कुल सही है। तो कवर युक्त कवच युक्त आर्मरिंग यानी कि उसी को आर्मरिंग बोलते हैं, केबल को बाहरी आघात से केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। केबल के लिए सिम्बास रहता है, केबल के लिए सिम्बास मतलब CIMBAS। सी मतलब होता है आपका कंडक्टर, आई मतलब होता है आपका इम्प्रेगनेटेड पेपर, एम होता है आपका मेटेलिक शीथड, बी वो रहता है आपका बेंडिंग, ए रहता है आपका आर्मरिंग्स, यस है आपका सर्विंग। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंटरशीथड इन द केबल आर यूज्ड फॉर, यानी कि केबल में इंटरशीथ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए केबल में इंटरशीथ का जो उपयोग किया जाता है यह प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, यानी कि उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। इंटरशीथ के अंदर एक ही परावैद्युत पदार्थ की विभिन्न लेयर में बिछा दिया जाता है जिससे वोल्टेज का विवरण होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष गहराई, क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग, अप्रत्यक्ष गहराई, पाइप जैकिंग। तो भूमिगत तार डालने की जो सबसे आसान विधि रहती है प्रत्यक्ष गहराई रहती है, यानी कि डायरेक्ट ब्यूरियल। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली शाम को 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।